हम लोग पढ़ेंगे आज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? है ना, इंग्लैंड में हुई थी सीधा। उस समय महारानी थी एलिजाबेथ। तो स्थापना हुई भारत में, जो प्रभावी रूप से, जो इफेक्टिवली इन्होंने काम करना शुरू किया। तो जब स्थापना हुई उसके तुरंत बाद नहीं चल दिया। जहांगीर के समय में, 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर ये कौन थे? कैप्टन हॉकिंस। गवर्नर नहीं थे, दूत बन करके आए, है ना, दूत बन करके आए। तो कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस 1608 में क्या हुआ? है ना, भारत में आया। भारत में जहांगीर के दरबार में आया। चलिए भारत में सीधा लिखते हैं, आया। इसके बाद जहांगीर से मुगल बादशाह, उस समय वही थे। मुगल बादशाह का मतलब हुआ कि भारत में उस समय जो है, अभी लिखिए मत, सुनिए ना, सुना रहे हैं, याद हो जाएगा। यही लिखना तो कम ही है, बहुत कम लिखना है, सुनना ज्यादा है। भारत में उस समय मुगल बादशाह कौन थे? तत्कालीन, है ना, तत्कालीन मुगल बादशाह कौन थे? मुगल बादशाह जहांगीर। ठीक है ना रे? मुगल बादशाह कौन थे? जहांगीर। उससे परमिशन लेने के लिए गए, तो रहने के लिए दिया, उसका स्वागत किया। ये काफी कुछ लेके गए थे, गिफ्ट वगैरह, जहांगीर के पास, कैप्टन हॉकिंस। लेकिन बात बनी नहीं, परमिशन मिला नहीं। 3 साल तक रहा बेचारा। इस समय 3 साल के बाद लौट के जब जा रहे थे, इसको तो परमिशन नहीं मिला। खातिरदारी बहुत हुई, मान सम्मान बहुत हुआ, मनसबदारी 400 का मनसब दिया इसको, है ना। इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी, अंग्रेजी में बोलते थे, इंग्लिश खान की उपाधि दी। वो जो है अंग्रेजी तो उतना समझते नहीं थे, मुगलों की भाषा फारसी थी। भारत में उस समय मुगल का शासन था, मुगल वंश, सुने हैं ना। स्थापना 1526 में हुई थी। और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में वो जो है उसको कहाँ भेज दिया था? रंगून पकड़ के भेज दिया था। तो वो तो लास्ट थे। जो मुगल बादशाहों का क्रम है, मुगल बादशाह में जो वास्तविक रूप से अच्छा काम किए हैं, उसमें पहले जाइएगा तो संस्थापक बाबर हो गए। बाबर का फिर हुमायूं उसका बेटा, उसके बाद काम किया हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब 1707 में जब मरा तो अजीमुशान उसके जो है एक और बादशाह हुए जिन्होंने थोड़ा सा अच्छा काम किया। इसके बाद सारे मुगल बादशाह जो है वो नालायक किस्म के हुए, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। तो यही क्रम चलता रहा। बाद में मुगल बादशाह नाम के हुए थे, काम के नहीं। आप जो सुने हैं 1857 में बहादुर शाह जफर, इसको द्वितीय भी कहते हैं, बहादुर शाह द्वितीय। तो वो सब केवल नाम के रह गए थे, है ना। असली तो 1857 में अंग्रेज फॉर्म में था, तब न पकड़ के उसको भेज दिया, दिल्ली का लाल किला खड़ी करो। तो हम लोग जो क्रम में पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई इंग्लैंड में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत में इसको लेकर के आया। मुगल बादशाह जहांगीर थे। जब 1608 में जहांगीर आया, कैप्टन हॉकिंस आया, तब मुगल बादशाह जहांगीर थे। जब कंपनी की स्थापना हुई है तो उस समय मुगल बादशाह अकबर ही थे। ये हुआ। इसके बाद इन चीजों को पढ़ते हुए हम लोग थोड़ा सा जब देखेंगे तो 1608 के बाद क्रमशः इसको परमिशन नहीं है मिला। फिर थॉमस रो आए, है ना। उसके बाद जो है
1612 ईस्वी में, पहले से जो बताए थे कल, पुर्तगाल ट्रेडिंग कंपनी यहाँ काम कर रही थी, वह स्थापित हो चुकी थी। वह उसको हराया 1612 में सवाली के युद्ध में। तब जाकर के ध्यान गया किसका, जहांगीर का, कि ये लोग भी पावरफुल है। उसको क्या मिल गया, तब परमिशन मिल गया, तो ये लोग अपना काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद सीधा देखिए हम लोग क्रम में चले जाएंगे कहाँ, 1717 में। देखिए आपको फास्ट ले चल रहे हैं ना। 1717 में क्या हुआ, इस बीच में अपना कई सारा काम करना शुरू किया। 1717 में क्या हुआ, एक मुगल बादशाह थे, उसका नाम था फर्रुख सियर। उसको तकलीफ, बीमारी हो गई थी, फोड़ा हो गया था, कई तरह की कुछ इतिहासकार कहते हैं फोड़ा हुआ था, कुछ कहते हैं पेट संबंधी दिक्कत था। बहुत इलाज कराए, बादशाह ही थे तो उसके लिए कमी क्या थी। काफी इलाज कराने के बाद वो उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। ठीक नहीं होने के बाद एक हैमिल्टन अंग्रेज डॉक्टर थे, वो आए, उन्होंने उसको ठीक कर दिया, उसका इलाज किया और वो ठीक हो गया। तो बादशाह ठीक हो गए तो उसके लिए तो इनाम बनता है। इनाम में क्या किया, बंगाल में व्यापार करने का उसको फरमान दे दिया, जिसको कहते हैं दस्तक, है ना। दस्तक प्रणाली की शुरुआत हुई, दस्तक शाही फरमान हो गया। अंग्रेजों ने इसे अपना, अंग्रेजों के अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा है, यानी कि बहुत बड़ा उसके लिए मौका खुल गया। ये कुछ ऐसा होता है, सुनहरा फरमान, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उसके लिए। इससे क्या हुआ, उसका असर हुआ ये, वो एक कार्ड था, एक कार्ड जिसको कहते थे दस्तक। उस कार्ड से भारत में जो समुद्री व्यापार चलता था, उसमें था कि वो कार्ड दिखा दीजिएगा तो जो टैक्स लगता था वो टैक्स माफ नहीं लगेगा। वो मिला तो था उसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो डॉक्टर इलाज कर दिए, इस एवज में मिल गया था फर्रुख शेर के द्वारा। उसका दुरुपयोग करने लगा, उसको छूट मिल गई, तो वो क्या करते थे, अपना कार्ड दूसरे व्यापारी को भी देते थे, भारत के व्यापारी को, अन्य व्यापारी को। सरकारी खजाने से उसको कार्ड दिखाने के बाद छूट मिल जाती थी। अब बदले में वह क्या करते थे, कहते थे वहां छूट मिलेगी, मान लो 100 रुपया की तुमको छूट मिलेगी, तो 85 रुपया हमको दे दो। इससे क्या हुआ, सरकार को नुकसान और इसको काफी फायदा। यही सब क्रम जब चलने लगा तो सरकारी खजाने में बादशाह को कमी होने लगी, खास करके बंगाल क्षेत्र में बहुत ज्यादा। इसी क्रम में आप जानते हैं 1757 में जब इसका विरोध किया बंगाल के तत्कालीन नवाब, किसने, सिराजुद्दौला ने, तो पलासी का युद्ध हो गया। तो देखिए तो आपको हम कहां से कहां ले गए। अंग्रेज की कंपनी की जैसी स्थापना हुई, कुछ गवर्नर आए, कुछ थोड़ा सा काम हुआ, इसके बाद डायरेक्ट 1717 चले गए। इसके बाद सीधा 1757 पलासी का युद्ध, 1757 में पलासी के युद्ध के बाद सीधा बक्सर जाएंगे, बक्सर में सहायक संधि होगी, सहायक संधि के बाद सीधा 1857 चले जाएंगे। फास्ट भाग रहे ना, 1857 पढ़ने के बाद सीधा 1885, जो कि आप पढ़ चुके हैं, कांग्रेस की स्थापना। फिर तो फास्ट फास्ट आप सब लोग पढ़ चुके हैं, तो वहां से खींचने में आसानी रहेगी। यही क्रम है लिखने का, तो इसको लिखिए तेजी से शुरू किया जाए। चल रहा है, देखो लिख चुके हैं आप लोग, अच्छी बात है, लिख लिए हैं तो। कैप्टन हॉकिंस 1608 भारत में आया। कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत आया, ऐसे होगा ना। तत्कालीन मुगल बादशाह कौन थे, जहांगीर। अब कुछ कुछ लाइन लिखाते हैं, पहले ये उतारिए।
लिख चुके हैं, आगे बढ़े, लिखिए। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम या प्रारंभिक नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम मर्चेंट एडवेंचर्स एसोसिएशन था। मर्चेंट एडवेंचर्स एसोसिएशन था। मर्चेंट एडवेंचर्स एसोसिएशन था। फिर दूसरा पॉइंट लिखिए। लिखिए, जहांगीर नहीं, कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज से भारत आए थे उसका नाम हेक्टर था। फैक्ट है, ये सब पूछता है, कुछ कुछ पॉइंट रहना चाहिए आपको। हाँ, जिस जहाज से भारत आए थे उसका नाम हेक्टर था। क्या नाम था? हेक्टर था। अगला पॉइंट देके लिखिए। मुगल दरबार में जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को मुगल दरबार में जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को मुगल दरबार में जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। साथ ही 400 का मनसब प्रदान किया था। साथ ही 400 का मनसब प्रदान किया था। 400 का मनसब, मनसब, चार सौ का मनसब प्रदान किया था। यह मनसब क्या होता था? स्टेटस है, स्थिति है। मुगल दरबार में किसके पास कितना का मनसब है, इसके ये स्टेटस स्थिति थी। इससे पावर आंका जाता था, किसको कितना रैंक मिला हुआ है। ये मुगल दरबार की व्यवस्था थी। लेकिन जहांगीर को भी उसके सम्मान में ये गिफ्ट उसको दिया गया था, जहांगीर के द्वारा कैप्टन हॉकिंस को, है कि नहीं? आगे लिखिए। कैप्टन हॉकिंस, लिखिए कैप्टन हॉकिंस को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति नहीं मिली थी। कैप्टन हॉकिंस को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति नहीं मिली थी। कैप्टन हॉकिंस को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति नहीं मिली थी। यह अनुमति थॉमस रॉ को 1615 में मिली। यह अनुमति थॉमस रॉ को कब मिली? 1615 में मिली। 15 में मिली।
कब मिली? 1615 में मिली। इसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे 1717। हेडिंग बनाइए, फर्रुखसियर। फर्रुख ऐसे होगा रे, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर हेडिंग बना दिए। लिखिए 17 से 17 में 1717 में कोई दिक्कत है? कहीं कुछ छूट रहा है? किसी को छूट रहा है तो बोलिए। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर थे। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर थे। 1717 में मुगल बादशाह कौन थे? फर्रुखसियर थे। इनके बीमार होने पर इनके बीमार होने पर इनके बीमार होने पर इनके बीमार होने पर अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन ने इसे ठीक किया था। अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग नाम भी इसका अलग अलग लोग लिखते हैं। हैमिल्टन ने क्या लिखे हैं? हाँ, हैमिल्टन ने इसे ठीक किया था। बदले में खुश होकर बदले में खुश होकर फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को या EIC को बदले में खुश होकर फर्रुखसियर ने EIC को बदले में खुश होकर फर्रुखसियर ने EIC को, EIC मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी को, बंगाल में व्यापार करने के लिए दस्तक प्रदान किया था। दस्तक प्रदान किया था। EIC को दस्तक प्रदान किया था। EIC को दस्तक प्रदान किया था। स्टार लगा के नीचे लिखिए, स्टार लगा के नीचे लिखेंगे दस्तक को सुनहला फरमान, दस्तक को सुनहला फरमान, दस्तक को सुनहला फरमान या मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहते हैं। सुनहला फरमान या मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहते हैं। दस्तक को सुनहला फरमान या मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? देखिए बातें इसमें बहुत थी बताने को, लेकिन काम की बातें करते हुए तेजी से आगे बढ़ना है, जहां से क्वेश्चन हमको छूट ना पाए। अपने सिलेबस के अनुसार आपको इतना तो याद रहेगा ना, दस्तक किसने प्रदान किया था? फर्रुखसियर ने। किसने प्रदान किया था? कब किया था? 1717 में। ये दस्तक क्या होता था? एक कार्ड होता था, एक अधिकार है कि रास्ते में समुद्र में जाइएगा तो व्यापार करने के लिए कार्ड दिखाइए, टैक्स जमा नहीं करना पड़े। जैसे अभी आप लोग मुरलीगंज जाते हैं और टेम्पो में बैठ के जाते हैं, जगह जगह उसको घेरता है टेम्पो वाला, कुर्सी लगा के लोग बैठे रहते हैं, उससे 10 टका टैक्स लेते हैं।
तो उसको तो ऐसा ऐसा कई रास्ते से गुजरना पड़ता है, जिधर से सवारी लेके जाएगा पैसा देना होगा। तो वो ग्राहक को पैसा नहीं छोड़ता है, वो कहता है हमको वहां लगता है, यहाँ लगता है, वहां लगता है। अगर वो माफ हो जाए तो ज्यादा पैसे बचेंगे ना उसके पास। कोई ऐसा कार्ड मिल जाए दिखा दे तो अब वो बिजनेस खोल लेगा, कार्ड का दुरुपयोग करेगा ना। वो सोचेगा अब हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, 10 कार्ड छपाते हैं, अलग अलग आदमी को दे देंगे, हमको 10 टका फायदा होता है। तो उसको कहेंगे तुम 5 रुपया में लो। बैठल बैठल 10-20 को गाड़ी वाला को दे दिया, बैठे बैठे फायदा होगा ना। तो उस 10 तक का दुरुपयोग किसने किया? अंग्रेजों ने किया। बंगाल में जब इसका खूब दुरुपयोग होने लगा तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जब विरोध किए, तो किसी को कमाई हो रही है, आमदनी हो रही है, इतनी बड़ी कंपनी अब बन गई है, एस्टेब्लिश हो गई है, तो आसानी से मानेगा? विरोध किया तो भयंकर युद्ध हुआ, जिसको इतिहास में हम लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध। यहाँ से आप लोग को आनंद आएगा, क्योंकि यहाँ से जानते हैं ये कुछ ऐसी बातें थी जो थोड़ा भारी लग रहा था, क्योंकि नई नई बातें पुर्तगाल में पढ़े, फिर यहाँ पढ़े। इसी प्लासी के युद्ध में हुआ था, प्लासी का युद्ध। जानते हैं रोजी, ये जो ब्लैक होल की घटना है ना, सिर्फ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पूछा नहीं गया आज तक। जानने में, सुनने में अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पूछा नहीं गया है। लिखेंगे अभी, लिखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 26 जून है, 23 जून है, 23 जून 1757। सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट। जिसको काम है वो जा सकता है, अरब के पास जाओ, नहीं तो अरब को छोड़ दो, कहीं भी नहीं जाएगा, वो घूम घाम के आ जाएगा अपने। आश्चर्य वाली बात है। कोई काम है जीवन में, कोई काम है तो सीरियस होके काम करो। छुट्टी दे दी, तुम्हारे कहने से हम चलेंगे? अजब बात है। इसके बहाने मैं भी पढ़ रहा हूं। लिखिए कहा, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। क्या बोले? अभी अंग्रेज नहीं आता है, अब तो द्विपक्षीय वार्ता के तहत आएगी ना। आप सुन चुके हैं द्विपक्षीय वार्ता क्या है। संधि होगी तो काय नहीं होगा। इंग्लैंड से काफी सामान आता है, अमेरिका से आता है, चीन से आता है, अलग अलग देशों से आता है। कम से कम इस युद्ध को पूरा कर लीजिए, या नहीं तो कम से कम इसकी कहानी सुन लीजिए। पहले हेडिंग उतारिए, कहानी सुन लीजिएगा, इससे सवाल नहीं छूटेगा। और ये चर्चा का विषय है, प्लासी का युद्ध से जब सवाल आता है तो हम लोग को आसान होता है। देखिए, ब्लैक होल की घटना जो है ना 1756 में हुई थी। अब ब्लैक होल लिखना नहीं है, केवल सुनना है। ब्लैक होल की घटना का मतलब होता है, ब्लैक मीन्स काला, ब्लैक होल, हालांकि हॉल कहना चाहिए, हॉल मीन्स रूम। हुआ था क्या, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। पहली बात तो ये सुनिए कि नवाब किसको कहते हैं? राजा को। नवाब किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिए, आज के बाद इस तरह से परिभाषित करिएगा, नवाब किसको कहते हैं। सुनना भी इंटरेस्टिंग है, जानना भी इंटरेस्टिंग है। बहुत चीज छोड़ के चले हैं ना आप लोगों को, विस्तार से हम केवल फैक्ट पर आ रहे हैं धीरे धीरे, जहां से क्वेश्चन सवाल आएगा। नवाब किसको कहते हैं, इस संबंध में बात यह है कि जब मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह तो 1526 से ही बनना शुरू हो गए, और आप जानते हैं 1857 तक है, लेकिन इफेक्टिवली 1757 जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, कुछ याद ना रहे तो इतना याद रखिए, 1526 में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। 1857 में मुगल बादशाह अंतिम जो थे बहादुर शाह जफर है ना, उसके जब रंगून निर्वासित हुआ
उसके मृत्यु के बाद मुगल वंश का अंत माना जाता है। उसके बाद मुगल वंश अंत हुआ, उस परिवार के कुछ लोग होंगे लेकिन उसकी गिनती अभी सामान्य लोगों में की जाती है, इस तरह का कोई वंश नहीं रहा। लेकिन उस बीच में जो प्रभावी था मुगल वंश 1526 से ध्यान रखिए 1707 तक, इस बीच में क्योंकि शासक बहुत टाइट थे, घर का मालिक यदि अच्छा होगा तो देखिएगा गड़बड़ी की संभावना थोड़ी कम रहेगी। जैसे मालिक ढीला पड़ेगा समस्याएं पैदा शुरू हो जाएगी। तो 1526 से 1707, 1526 से 1707 मुगल वंश बहुत अच्छा चला। कहां समझा रहे थे? हाँ, नवाब समझा रहे थे। इस बीच में जब शासन ढीला पड़ने लगा तो जहां जहां मुगलों का अपना साम्राज्य स्थापित था वहां पर राजा तो अकेले सब जगह नहीं चलाएंगे देश को। अभी मोदी जी क्या अकेले देश चलाते हैं? बिहार में अलग मुख्यमंत्री है, असम में अलग मुख्यमंत्री है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री उस राज्य की व्यवस्था को चलाते हैं। लेकिन सभी किसके अंतर्गत कार्य कर रहा है? केंद्र के अंतर्गत। उस समय भी मुगल बादशाह दिल्ली में बैठते थे, वो केंद्र होता था। अलग अलग क्षेत्र में उसके सूबेदार होते थे, अलग अलग क्षेत्र में 2 स्तर पर कार्य होता था। 2 स्तर पर क्या कहां कार्य होता था? ये जो था बादशाह, ये कहां बैठते थे? दिल्ली में, है ना। ये कहां बैठते? दिल्ली में। बादशाह ओवरऑल मालिक है। अलग अलग प्रांत, जैसे आज की डेट में अलग अलग राज्य है, यहां राज्य है, यहां राज्य है, कई और राज्य है ना। अब आइए, ये स्टेट हो गया, स्टेट। इसी तरह से स्टेट ये भी है, स्टेट ये भी है। ध्यान से समझिए, इसमें क्या होता था? यहां भी 2 लोग बड़े पदाधिकारी होते थे। एक सैन्य पदाधिकारी जो प्रशासन चलाते थे, एक क्या चलाते थे? प्रशासन। एक वित्तीय अधिकार रखते थे जो टैक्स वसूली करते थे, पैसा खजाने का मालिक होता था, है ना। इसको दीवान कहा जाता था और ये वित्तीय अधिकार इसके पास होता था। क्यों होता था? ये बादशाह को पता था कि ये राज्य है, अगर एक ही आदमी को दोनों अधिकार दे देंगे तो वो मनमानी करेगा, क्योंकि उसको प्रशासन भी चलाना है, न्याय भी करना है और टैक्स की भी वसूली करना है। तो वो आदमी जो है ज्यादा ताकतवर हो जाएगा तो हम ही को चुनौती दे सकता है। उसको डर था। तो व्यवस्था ऐसी कर रखी थी, 1 रुपया पैसा का काम करेगा, टैक्स का काम करेगा, एक प्रशासन चलाएगा। अलग अलग समय में जब 1526 के बाद 1757 में शासन समाप्त हुआ, 1707 के बाद धीरे धीरे जब दिल्ली में केंद्र की सत्ता कमजोर होने लगी तो जो यहाँ का राजा था, यहाँ स्टेट में ये दोनों अलग अलग लोग थे। तो ये प्रशासन चलाता था, ये भी प्रशासन चलाता था। इनको भी 2 व्यवस्थाएं थी, इनको भी 2 व्यवस्थाएं थी, इसको भी 2 व्यवस्थाएं थी। जब ताकतवर होने लगेगा यहाँ के लोग तो वहां तक बाद में खबर जाएगी। ये क्या करता था? इसको अपने कब्जे में ले लेता था, मार देता था या उसको हटा देता था। शक्ति जिसके बल पर रहेगी वो कर सकता है। इसको हटा करके ये पावर अपने पास ले लेता था। तो जब अपने पास ले लिया तो वहां से बादशाह कुछ लोगों को, सेना को भेज करके इनको ठीक करने का प्रयास करती थी। लेकिन जब तक ये मजबूत है तबे तक ना, जब ये कमजोर हो गया तब उसकी जैसे जैसे पकड़ ढीली होना शुरू हुई तो ये और ये दोनों पद हो गया एक। जब ये दोनों पद एक हो गया, अभी ये कह रहे हैं सैन्य पदाधिकारी, ये कहला रहे हैं खजाने का मालिक। जब ये दोनों पद एक होने लगा तो ये कहलाया नवाब। क्या कहलाया? जैसा कि नाम से भी जाहिर होता है, आजकल के डेट में कोई जगह हम कह दिए यही तो यही होगा तो कल बड़ा तो नवाब बने छी। अब समझिए नवाब का मतलब, उसके पास वित्तीय पावर भी है और गलती करोगे तो प्रशासनिक पावर भी है, दंड देने का पावर भी है, न्याय करने का भी पावर है। आज के डेट में समझ में आया नवाब वाली बात क्या होती है? तो जब कहे बंगाल का नवाब तो समझ जाइए उसको पैसा का भी पावर है और उसको प्रशासन का भी पावर है। ये हुआ नवाब। ये नवाब वाली बात कहां से शुरू हुई? मुगल बादशाह के कमजोर पड़ने के बाद। तो इसी में बंगाल, चूंकि बंगाल सभी चीजों का केंद्र रहा है, बंगाल में ही तो पहले अंग्रेज जो आए तो अपना एस्टेब्लिश किया वहां सब कुछ। क्यों? धन का, प्राकृतिक संपदा का, सब कुछ में आसानी थी। वहां पहले भारत की राजधानी भी कलकत्ता आई थी ना बंगाल में। इसके बाद ना यहाँ पर ट्रांसफर हुआ तो सारी चीजें वहां थी, इसीलिए वहीं से शुरू हुआ। तो सिराजुद्दौला जब नवाब बना, आप समझ रहे हैं नवाब मीन्स दोनों पावर, पहले अलग अलग होता था।
जब नवाब बना तब नवाब ने विरोध कर सकते, बड़े आदमी ही विरोध कर सकते हैं। नवाब जब विरोध किया रॉबर्ट क्लाइव का, रॉबर्ट क्लाइव भी भड़क गए। लेकिन नवाब तो नवाब है, कहा मेरे ही क्षेत्र में रहकर हम ही से बैर। इसके परमिशन के बगैर, सिराजुद्दौला के परमिशन के बगैर बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव और उसके कंपनी के कुछ लोग निर्माण कार्य करने लगे थे, परमिशन के बगैर। उसको जैसे ही खबर मिली सिराजुद्दौला को, गुस्से में आया वहां से, मेरे परमिशन के बगैर मेरे ही क्षेत्र में ये सब काम करोगे। जितना आदमी वहां था पकड़ के ठूस दिया एक रूम में, है ना। ऐसा माना जाता है कि 146 आदमी को 10 बाय 10 के एक रूम में, 10 बाय 10 समझते हैं, हमारे आपके मकान के घर जो बने हुए हैं 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा, अमूमन यही छोटा सेटअप है। किसी को ज्यादा जगह है तो 12 बाय 15 करते हैं, जितनी लंबाई चौड़ाई बढ़ाना हो बढ़ा सकते हैं। लेकिन तभी वहां 10 बाय 10 का रूम था, ठूस दिया सबको। वो नहीं हट रहा था, पकड़ पकड़ के ठूसो। उसको गुस्सा उठा, अब नवाबे को गुस्सा उठा तो इधर कौन क्या कर लेगा। और सबको ठूस करके बाहर से जैसे आटे मक्खी की तरह बाहर से बंद कर दिया। कहा ताला मार दो, कुछ नहीं करना है, ये कम है। एक दिन बंद रखा, अगले दिन खोला। पता चला सांस फूलने से तकलीफ तो होगी। अच्छा, वो जो 23 को बच गया, कितना कठजीव होगा। तो वो बच गया। तो चूंकि ये घटना जो है, रात बंद कर दिया तो सारी रात जागना पड़ा। एक रूम में बंद किया तो उसको हॉल का नाम दिया गया, एक बड़े कमरे में। इसलिए इसको कहते हैं ब्लैक होल की घटना, ब्लैक हॉल की घटना, ब्लैक हॉल त्रासदी कहते हैं, है ना। सिराजुद्दौला ने ये रॉबर्ट क्लाइव जो वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मी थे उसके विरुद्ध किया था। ये सिर्फ कहानी है, आज तक सवाल बनते हुए नहीं देखा है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जब ये सब बात हुआ तो अंग्रेज बड़े चालाक हैं, उसको लग गया कि हमने गलती की है। देखिए बिजनेसमैन बहुत चालाक होगा, लड़ाई झगड़ा में नहीं जाता है। तो जाके धड़ाक से पैर पकड़ लिया सिराजुद्दौला का, गलती मान ली, हुजूर गलती हो गया, माफ कर दिया, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, गलती मान ली। तो सिराजुद्दौला ने कहा चलो ठीक है, तो गलती मान ली, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी संधि हुई जिसको कहते हैं अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि यहीं पर हुई आपको ब्लैक होल की घटना के बाद। अलीनगर की संधि हो गई तो इसके में ये तय हुआ कि हम मिल के काम करेंगे, आपसे परमिशन लेके काम करेंगे। इसी संबंध में परमिशन लेके काम करने लगा। अब तो नवाब का परमिशन मिल गया। अब रॉबर्ट क्लाइव सोचने लगा जो बहादुर होगा ना, चतुराई से बदला लेगा, डायरेक्ट नहीं भिड़ेगा। डायरेक्ट भिड़ना भी नहीं चाहिए, शक्तिशाली बनिए फिर डायरेक्ट भिड़ जाइए। वो क्या किया, धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा। कौन, रॉबर्ट क्लाइव। कैसे बढ़ाने लगा, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इसके सेनापति थे। सेनापति मतलब आप समझे ना, प्रशासन चलाने वाला, टैक्स वसूलने वाला अलग है। इसको धीरे धीरे उसको मन बना लिया कि इसी को उकसाना है, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली था, कैसे आ रहा था। तो कभी कभी मीर जाफर को कह देते थे, जानते हैं सर, नवाब से ज्यादा तो अच्छे आप हैं। कभी कभी तो ये लगता है कि नवाब आपके सामने फेल है, आप ही नवाब जैसे लगते हैं, कितना अच्छा होता आप नवाब होते। तो हंस के टाल देते थे बातों बातों में। ये क्या कर रहे थे, हिंट दे रहे थे, है ना, उसको जो है झगड़ा करने के लिए, अपनी पक्ष में लेने के लिए एक ऑफर कर रहे थे, हाँ बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे ये सब क्रम चलने लगा। मीर जाफर को अपने पक्ष में मिला लिया, कहा अभी ना वो नवाब है सिराजुद्दौला, एक हम लोग जो है उसको यदि हटा करके आपको बना देंगे तो पूरा फ्री हो जाइएगा, आप नवाब जो मन होगा सो करिएगा, हम दोनों मिल के काम करेंगे। अरे बंगाल का नवाब तो आप कहलाइएगा। उसके भी मन में हो गया लोग। उस मीर जाफर के बेटे का नाम मीरन था। एक साजिश रची, हम लोग तो पढ़ते हैं प्लासी का युद्ध, इसको कहना चाहिए प्लासी का षड्यंत्र। ये युद्ध हुआ कहां था, षड्यंत्र कहना चाहिए, कॉन्स्पिरेसी हुई थी, युद्ध नहीं हुआ था खुले मैदान। नवाब को पता है कि सब मेरे पक्ष में मिला हुआ है, इसका सेनापति है। सेनापति किसी भी राज्य का, अभी भारत के जो रक्षा मंत्री है, भारत के सीडीएस है, कौन है सीडीएस, अनिल चौहान, तीनों सेना को कोऑर्डिनेट करके वही ना बनाया गया है। अगर वो मिल जाए दूसरे देश से तो भारत सरकार का क्या होगा। भारत सरकार तो पूरा यकीन करती है, उसी के ऊपर देश की सैन्य व्यवस्था शामिल है। उसी तरह सेनापति को मिला लिया। यस सर, ये माइक है बेटा। ओहो सर, देखो नवाब है, बंदूक लेके चलता है।
चलिए चलिए आप थोड़ी देर खेलिए, मैं आ रहा हूँ। ला तो सटका ला, तो वैसे नहीं मानते, छड़ी ला तो, शक्ति का उपयोग होगा तब मानेगा। तो चलो इधर, हमको पढ़ाने तो थोड़ी देर में आएंगे। नहीं जाएगा, कितना बढ़िया पीक पर थे, समाप्त होने वाला था। चलो प्रशासन देखिए तो क्या हुआ, इस तरह से षड्यंत्र रच के, जाइए खेलिए कोई बात नहीं, ओके। षड्यंत्र रच के 23 जून 1757 को एक युद्ध किया गया। कहां हुआ था? बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे, है ना, पलासी वहां पर बंगाल में ना हुगली नदी है। हुगली नदी जो कि यहां से आई है, उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश बिहार होते, वहां भागीरथी कहलाती है ना। वो हुगली नदी जिसको कहते हैं, भागीरथी इधर से गई है ना, गंगा का प्राचीन नाम तो क्या है? तो भागीरथी से है। तो वहां पर गया, वहीं पर युद्ध हुआ। युद्ध में पहले से फिक्स था, सिराजुद्दौला को लग रहा था मीर जाफर मेरी तरफ से लड़ेगा, गद्दारी कर लिया। और गद्दारी करके सिराजुद्दौला को कहा 70% सैनिक मीर जाफर के पास था, 30% नवाब अपने पास लेके चला था। 70% मतलब 100 में 70 सैनिक उसी के साथ। इसको तो लग रहा था वही सब कुछ देखेगा। गलत डायरेक्शन में कहा, आप इधर से आइए, हम उधर से जाते हैं। वो तो उसके तरफ पहले से मिला हुआ था, कम में सैनिक उसके पास था। इधर से जो है उसको, अपने बेटे को पूरी मुस्तैदी के साथ, षड्यंत्र था, सब कुछ फिक्स ही था, भेज दिया गया। और जिस रास्ते में सिराजुद्दौला को भेजा गया, उस रास्ते में पहले से मीरन अपना लेकर के तैयार था। मीरन मीर जाफर का पुत्र गया, उसका चाकू से हत्या कर दिया, सिराजुद्दौला की मौत हो गई। इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव जीत लिया इस जंग को। और जैसे वो मारा गया, बंगाल का जो नवाब बनने का ख्वाब देता था मीर जाफर, जो कि सेनापति था, अब उसको कट, हाँ सर ठीक है देंगे, उसको कठपुतली बना के चलाने लगा। जब अपने मन का निर्णय रॉबर्ट क्लाइव उस पर लागू करने लगा, जो कहता था वो करना पड़ता था उसको, तो अब मीर जाफर को लगने लगा हम तो ठगा गए। तो जब मीर जाफर ठगा गए, तो मीर जाफर जब बन गया नवाब, तो मीर कासिम को बनाया सेनापति। अब मीर कासिम को उकसाने लगा कौन? जब मीर जाफर बात नहीं सुनने लगा, तो रॉबर्ट क्लाइव फिर से मीर कासिम को उकसाने लगा, कहने लगा अब आप नवाब जैसे लगते हैं। उस समय मारकाट शुरू हो गई। और वैसे भी वो ससुर दामाद थे। तो फिर क्या हुआ, मीर कासिम बना। जब मीर कासिम बना, तो मीर कासिम होशियार था। उन्होंने कलकत्ता से पहले राजधानी को ट्रांसफर करके मुंगेर लाया, और मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री खोली, क्योंकि उसको लग गया ये लोग जो अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, उसके पास बंदूक गोला बारूद है, हमारे पास लाठी भोला फरसा है, इससे हम जीत पाएंगे। इसलिए बंदूक की फैक्ट्री बिहार के मुंगेर में स्थापित हुई। आज मुंगेर का बच्चा बच्चा बंदूक बनाना जानता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित की, आर्म्स का वहां पर पूरा सिस्टम बैठ गया। जब वहां पर बंदूक की फैक्ट्री स्थापित कर ली, काफी साजो सामान इकट्ठा कर लिया, तो इसी सब से इसको मीर कासिम को लग गया, वो दिमाग वाला था, उसको लगा कि ये जो लड़ रहे हैं सब लोग, इतना ठोस काम नहीं चलने वाला, अंग्रेज ज्यादा ताकतवर है। वहां मुगल बादशाह तभी कौन थे? शाह आलम द्वितीय। अवध मीन्स लखनऊ कहिए, वहां के नवाब थे कौन? शुजाउद्दौला। इसी ताल्लुक रखते हैं। देखिए सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, अलग अलग नाम है, याद रखिएगा। शुजाउद्दौला, उससे मदद लिया, तभी ये लोग ताकतवर थे। कहा तीनों मिल के पटकते हैं किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। और तब तक ये और शक्तिशाली हो गया था। इस बार सच में युद्ध हुआ, असली युद्ध हुआ। असली युद्ध हुआ तो भी देखिए क्या है, मीर कासिम की थोड़ी सेना है जितना वो तैयार कर पाया। मुगल बादशाह के तो हालत पहले से खराब है, कम सेना, ओरिजिनल सेना था किसका? शुजाउद्दौला का। लेकिन इन तीनों मिलकर लड़ा, इस बार युद्ध में परफेक्ट हरा दिया। किसने हरा दिया? रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सबको हरा दिया जो तिकड़ी बनी थी। इन सबको जो हरा दिया, तो इसको कहते हैं बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को यह हुआ था। इस बार जब हार गया, तो अब एक छत्र राज हो गया। अब दीवानी अधिकार, टैक्स वसूलने का अधिकार। इसी के बाद आप सुनेंगे रैयती व्यवस्था, बंदोबस्त प्रणाली, है ना, मालवाड़ी, ये सब अपने मन से जितना शोषण करने वाला व्यवस्था था सबका सेटिंग किया, अब वसूलने लगा। इसी के बाद आप जानते हैं कंट्रोल करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो रेगुलेटिंग एक्ट की चर्चा हम थोड़ा सुना देंगे, लिखाएंगे पॉलिटी में। इसी तरह से क्रम आगे बढ़ गया, शोषण होने लगा। यहीं से देश वास्तविक रूप से गुलाम हो गया। यही गुलामी का शोषण जब काफी दिनों तक जारी रहा, जो 1757 से शुरू हुआ, 100 साल में इतना शोषण हुआ
कि सैनिक के विद्रोह के रूप में इसका परिणाम देखने को मिला। सैनिक का भी विद्रोह था और चीजें भी उसमें शामिल थी, लेकिन मुख्य रूप से सैनिक आ गया है तो उसको कहा सिपाही विद्रोह, जिसको हम लोग कहते हैं 1857 का विद्रोह। तो आज के बाद सुना दिए, दिखाएंगे कल। कोई दिक्कत यहाँ तक? कैसा लगा आज का क्लास आप लोग को? थैंक यू।